तो पहला तो यह है कि पर्पस समझिए, उसको पढ़िए कि क्या पर्पस है, किस चीज के लिए वो एक ग्रांट दे रहे हैं। हाँ, तो वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा नेक्स्ट। हाँ, तो जैसे ये है, तो इसमें लिखा हुआ कि ईजीएन इज ऑफरिंग स्टोरी ग्रांट्स टू प्रोड्यूस एंगेजिंग टाइमली इंपैक्टफुल स्टोरीज ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो बहुत क्लियर है कि बायोडाइवर्सिटी से ही रिलेटेड स्टोरी होनी चाहिए। हाँ, अब ये ब्रॉड क्लाइमेट चेंज होता है तो उसमें 50 चीजें। अब ये नहीं है कि बायोडाइवर्सिटी पे ग्रांट है और आप एयर पोल्यूशन पे ले रहे हैं। अगर आप एयर पोल्यूशन से भी है तो आपको एयर पोल्यूशन और बायोडाइवर्सिटी को कनेक्ट करना पड़ेगा। जब तक उसमें बायोडाइवर्सिटी का एंगल नहीं आएगा तब तक वो पिच जो है वो उनके लिए रेलेवेंट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टोरी इंपॉर्टेंट नहीं है जो आप करना चाहते हैं। तो वो कहते हैं ना कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि नो योर टारगेट, नो योर ऑडियंस, जिन तक आप अपनी बात है। तो लोग क्या चाहते हैं, ईजीएन क्या चाहते हैं, आपके पास क्या चाहते हैं। तो ऐसा बहुत कम होगा कि दोनों मिल जाए, लेकिन एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट होना चाहिए जिसमें थोड़े आधे ये और थोड़े आधे ये होना चाहिए, जहां पर दोनों का मिलन होना चाहिए, तभी कोई बात बनेगी। हाँ, तो यहां है कि बायोडाइवर्सिटी। फिर आप आगे देखिए, वी आर इंटरेस्टेड इन पिचेस फॉर एम्बिशियस स्टोरीज दैट मेक यूज ऑफ इनोवेटिव मल्टीमीडिया। तो दिस कैन नॉट बी प्लेन स्टोरीज। बहुत क्लियर है कि उनको मल्टीमीडिया चाहिए जो कि इंटरेक्टिव हो, इनोवेटिव हो, नहीं कोलैबोरेटिव भी हो सकती है। हाँ, कि मतलब 2 लोग मिलकर के कर रहे हैं, 4 लोग मिलकर के कर रहे हैं, कोलैबोरेटिव, क्रॉस बॉर्डर और इन्वेस्टिगेटिव अप्रोच हो, एंड डिपेंड द कवरेज ऑफ डाइवर्सिटी कंजर्वेशन टॉपिक। अब इसमें यह है कि जैसे आप वो साफ साफ कह रहे हैं कि स्टोरी जो है वो क्रॉस बॉर्डर होना चाहिए या इन्वेस्टिगेटिव होना चाहिए। हाँ, कोई तो ये चीज जो है इसका और इन डेप्थ स्टोरी होनी चाहिए, उनका कहना है। तो उन्होंने अपने आप को बहुत क्लियरली डिफाइन कर दिया है, और ऐसे वो कह रहे हैं प्रपोजल दैट यूटिलाइज डेटा जर्नलिज्म एंड जियो जर्नलिज्म आर ऑल्सो इनक्रेज। तो ये समझना, और इसीलिए जहां भी हम अप्लाई कर रहे हैं उसके उनका अप्लाई करने से पहले ये चीज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वही जैसे हम कह रहे हैं ना कि जहां पिच कर रहे हैं उससे पहले उस प्लेटफॉर्म को समझे। तो जहां हम फेलोशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ग्रांट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसको हम समझे कि वो क्या चाह रहे हैं। तो वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट ये है कि देखिए, मैंने पिछले स्लाइड्स में, इससे पिछले वाले स्लाइड में लिखा था कि आमतौर पर क्या होता है, फेलोशिप्स ग्रांट्स 2 तरह के होते हैं। एक होता है टाइड और एक होता है अनटाइड। टाइड का मतलब होता है कि उन्होंने मुद्दे तय कर दिए हैं कि आप इन्हीं चीजों पर रिपोर्टिंग कर सकते हैं। जैसे इसमें तय था कि बायोडाइवर्सिटी पर ही आपको रिपोर्टिंग करनी है। लेकिन कुछ जगह जैसे होता है, जैसे एनएफआई में था कि अनटाइड ग्रांट देते थे हम। मुद्दा कोई भी हो, पब्लिक पर्पस का, पब्लिक इंटरेस्ट का कोई भी मुद्दा हो सकता है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो टाइड अनटाइड सिर्फ इशू के हिसाब से नहीं हो सकता, वो लैंग्वेज के हिसाब से हो सकता है। और कई दफा ये होता है कि मुद्दा जो है, सब्जेक्ट जो है वो ओपन होगा, लेकिन आपसे कहा जाएगा कि ये फेलोशिप जो है हिंदी और अंग्रेजी के लिए है, हिंदी और मराठी के लिए है, बांग्ला और पंजाबी के लिए ही है। तो वो टाइड है, उस सेंस में टाइड है। तो कुछ फेलोशिप एक समय में टाइड अनटाइड दोनों हो सकते हैं। फिर कई दफा क्या होता है, रीजन का होता है कि आपको इसी रीजन से, जैसे ये फेलोशिप जो कि मैं मीडिया और ईजीएन के मदद से दे रहे, उसमें ये टाइड भी है और अनटाइड भी है एक तरह से। जैसा टाइड ये है कि वो स्टोरी मैं मीडिया में ही छपेगी, कहीं और नहीं छप सकती। अगर कहीं और छापेंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। दूसरा ये है कि वो फेलोशिप, तो ये चीज है।
वो जो स्टोरी है जिसके लिए आपको फेलोशिप मिल रही है वो बिहार की ही होगी, क्लाइमेट से जुड़ा ही होगा, तो वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थीम होता है, थीमेटिक फेलोशिप होती है जिसको कि जो कि आमतौर पर टाइड है, और उसमें मुद्दे होते हैं। ये कुछ मुद्दे मैंने जैसे ऐसे तो आमतौर पर एक लिस्ट मुद्दा दे देते हैं कि ये चीजें होती हैं। हाँ, और कई दफा होता है कि यही चीजें चाहिए, पर कई दफा लिखा होता है कि ये इंडिकेटिव लिस्ट है, इस तरह के और मुद्दे भी हो सकते हैं। हाँ, फॉलोइंग आर द थीम्स बट नॉट लिमिटेड टू दिस। तो वो वाला चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको थीम्स को समझना, उसका जो फोकस है उसको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब एक चीज और है जो कि बहुत अहम है कि एलिजिबिलिटी क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है फेलोशिप। हर तरह की फेलोशिप के लिए अलग अलग तरह की चीजें होती हैं। अब जैसे आपने जिंदगी भर जो है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में स्टोरी की है, और आपको अचानक ख्याल आया कि यार आप तो मल्टीमीडिया का जमाना आ गया, तो आप जो है फेलोशिप के लिए हम वो करेंगे, तो वो बहुत ज्यादा आपके लिए मतलब हेल्पफुल नहीं होगा। एक दो स्टोरी आप पहले मल्टीमीडिया में कर लीजिए, अपने आप को एस्टैब्लिश कर लीजिए, क्योंकि आप देखेंगे कि हर जगह एलिजिबिलिटी में यहां भी लिखा हुआ है, हर जगह कुछ चीजें मांगते हैं। तो एलिजिबल होना चाहिए कि कहीं एलिजिबिलिटी ये होता है कि आप किसी मीडिया हाउस में काम कर रहे हो तभी अप्लाई कर सकते हैं। कई जगह होता है कि नहीं भी कर रहे हो, फ्रीलांसर हो तो, लेकिन कहीं होता है कि आप फ्रीलांसर ही हो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या है। कई जगह होता है कि उनको प्रिंट में स्टोरी चाहिए, किसी जगह ऑनलाइन में चाहिए, किसी जगह टीवी में चाहिए, किसी जगह रेडियो में चाहिए, तो उनका एलिजिबिलिटी क्या है, वो किस फॉर्मेट में स्टोरी चाह रहे हैं। हाँ, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनका अप्रोच क्या, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी चाहिए, फीचर चाहिए, ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पहले। दूसरा ये है कि अब इसमें साफ लिखा, वी आर सीकिंग टू सपोर्ट बोथ अर्ली करियर जर्नलिस्ट, अर्ली करियर एंड सीनियर जर्नलिस्ट विद मेनी इयर्स ऑफ रिपोर्ट। तो दोनों चीज, दोनों तरह के हैं, तो नए लोग भी अप्लाई कर सकते हैं और सीनियर लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं किसी फेलोशिप में आप देखेंगे कि उन्होंने तय कर रखा है कि 40 साल की उम्र तक ही को होगा, या 10 साल का एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए। हाँ, 5 साल का एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए। तो वो एलिजिबिलिटी जो है वो बहुत बहुत समझना इंपॉर्टेंट है। फिर यह है कि वी एनकरेज एप्लीकेशंस फ्रॉम फ्रीलांसर्स एंड स्टाफ फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, हर तरह का, नेशनल, इंटरनेशनल, कम्युनिटी बेस्ड, लोकल, हर तरह का है। फिर लेकिन कई दफा यह होता है कि आपको उसके लिए लेटर देना होता है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, लेटर ऑफ एसोसिएशन, कि जैसे आपको कहीं ईजीएन में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ये तो ठीक है कि आप बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, आप बहुत अच्छे आपका है, लेकिन उसको छापेगा कौन, जैसे छापेगा कौन, तो आपको लेटर ऑफ सपोर्ट चाहिए एक पब्लिकेशन से जो ये इस चीज की जिम्मेदारी ले कि वो स्टोरी आपकी पब्लिश करेगा। तो वो भी एक क्राइटेरिया में होता है। जैसे हम जब एनएफआई की फेलोशिप देते थे, तो पहले एनएफआई की फेलोशिप में ये था कि आपको एक लेटर ऑफ सपोर्ट भी चाहिए, पर हमको बाद में रियलाइज हुआ कि लेटर ऑफ सपोर्ट हासिल करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन उसके अपने फायदे भी हैं, नुकसान भी है, कि स्टोरीज फिर हमें छपवानी पड़ती थी, बहुत मुश्किल होता था, और निधि जी जैसे लोगों के पीछे हम डंडा लेकर पड़े रहते थे कि छाप दीजिए। हाँ, तो क्योंकि हमारे पास बहुत सारी स्टोरीज होती थी और वहां उनकी प्रायोरिटी है, तो वो चीज जो है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, लेटर ऑफ सपोर्ट का वो भी देखना पड़ेगा कि वो मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे हैं। कई दफा ये भी होता है कि आप किसी न्यूज रूम में फुल टाइम काम कर रहे हैं, वो एलिजिबल होते हैं, लेकिन उस केस में भी उनको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए कि आपके एडिटर की तरफ से या पब्लिशर की तरफ से ये कहते हुए कि इस फेलोशिप को के लिए आप उनको समय देंगे। हाँ, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ये चीजें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए देखिए, वी विल एक्सेप्ट बोथ इंडिविजुअल एंड ग्रुप एप्लीकेशंस, बट फॉर द लेटर वी आस्क द एप्लीकेशन इज मेड इन द नेम ऑफ द एप्लीकेंट लीड। एक लीड होगा कोई। तो कई दफा ये भी हो सकता है कि एक भी लेटर हो जाए और उसके साथ होगा कि केवल। तो ये एलिजिबिलिटी का को देख लेना। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही, हाँ कोई फेलोशिप निकला, आपके पास एक स्टोरी आइडिया है और आपने पिच कर दिया और फिर वो रिजेक्ट तो होना ही होना था, क्योंकि आप सारी चीजों को मीट नहीं करो, फिर डिसअपॉइंटमेंट होता है। हाँ, नेक्स्ट। अब यह है कि एप्लीकेशन प्रोसेस होता है। आमतौर पर अब यह हो गया है कि ज्यादातर जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो उसी पोर्टल पर के थ्रू अप्लाई करो। वो जमाना गया जब आप ईमेल के थ्रू या पोस्ट के थ्रू भेजते थे। अब फॉर्म वही है। फॉर्म में कुछ मैंडेटरी कॉलम्स होते हैं, कुछ नॉन मैंडेटरी कॉलम्स होते हैं। मैंडेटरी का मतलब जिसमें स्टार लगा हुआ है, हाँ, उसको आप फिल नहीं करेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, चाहे आपका जितना भी अच्छा पिच हो। हाँ, तो इसका तो वो ध्यान रखना पड़ेगा कि उसी के थ्रू अप्लाई करेंगे। दूसरा यह है कि एप्लीकेशन के साथ साथ आपको 2 राइटिंग सैंपल भेजने। अब उसमें ध्यान रखें कि उसमें जो सबसे रिलेवेंट और सबसे ताजा राइटिंग सैंपल्स हैं वही भेजें। ऐसा नहीं है कि आप स्टोरी पिच कर रहे हैं कि आप बायोडाइवर्सिटी पे करेंगे और आप स्टोरी अपना जो सैंपल राइटिंग अटैच कर रहे हो वो म्यूजिक से रिलेटेड भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री पर आपने लगा दिया। हाँ, तो रिलेवेंट राइटिंग सैंपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि उससे सामने वाले को ये कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि ये स्टोरी कर सकता है। हाँ, और कई दफा मांगते हैं कि वो अनएडिटेड कॉपी मांगते हैं, पब्लिश्ड कॉपी नहीं मांगते, अनएडिटेड कॉपी मांगते हैं। हाँ, और कुछ हम जैसे लिबरल लोग थे, उन्होंने कहा कि अच्छा नहीं भी छापा आपने, फेसबुक पे भी छापा है तो उसका भी लिंक दे सकते हैं। हाँ, क्योंकि हमें पता है, हम में से बहुत सारे लोगों ने बहुत झेला है, तो हमने ये भी हुआ कि उसका हमें नुकसान भी बहुत हुआ। लेकिन ये होता है कि तो आपको वो अनएडिटेड कॉपी भेजते हैं, क्योंकि जो छप रहा है वो तो बहुत सारे प्रोसेस से गुजरता है ना। तो अगर उसको लगेगा कि भाई इतना मेहनत करना पड़ेगा, तो फिर तो, बिकॉज सबके पास ना तो समय है ना संयम है। हाँ, इतना ना समय है ना धीरज है कि वो आप में इन्वेस्ट कर सके। तो वो चीज है कि एप्लीकेशन के साथ साथ आपको 2 रिलेवेंट, हाँ, और कहीं जगह बजट भी मांगते हैं। जैसे ईजीएन वाले में बजट मांगते हैं कि आप ये करेंगे तो कितना खर्च करेंगे, ट्रांसलेशन पर कितना खर्च होगा, आने जाने पर कितना खर्च होगा, कैमरा अगर ले रहे हैं तो कितना खर्च होगा, सब कुछ। तो वो आपको बजट भी देना पड़ेगा। और कई दफा बजट जो है, जैसे एक पर्टिकुलर क्या ना करेंसी में मांगते हैं, तो आपको वो कन्वर्ट करके देना पड़ेगा। ये मत उम्मीद रखिए कि वो कन्वर्ट कर लेंगे, आप इंडियन, तो उसको आपको कन्वर्ट करके देना पड़ेगा। वो डॉलर में मांग रहे हैं तो आपको डॉलर में देना पड़ेगा, आपको यूरो में मांग रहे हैं तो यूरो में देना पड़ेगा। हाँ, मैं ये इंटरनेशनल, इंडिया में तो खैर आप इंडिया उसमें ही करेंगे शायद, तो इसका ध्यान। फिर वो असाइन लेटर ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द एडिटर एक्सप्लिसिटली स्टेटिंग कि मीडिया आउटलेट विल पब्लिश द स्टोरीज एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ग्रांट। अच्छा, कई जगह ये भी होता है कि नीचे आपको लिखवाना भी पड़ता है कि दिस स्टोरी वाज पब्लिश्ड अंडर द दिस फेलोशिप। तो वो चीज है। फिर वे बजट वगैरह हो गया, और मतलब तो ये जो चीज है एप्लीकेशन प्रोसेस का और उसका टाइम, तो इसमें हम लोग अक्सर ये करते हैं, जो कि आदत है और मेरी बहुत बुरी आदत है। जैसे अभी मैंने ये बनाया, हाँ, तो लास्ट मिनट में काम करने के, तो इससे जितना अवॉइड कर सकते हैं, हाँ, लास्ट मिनट में। क्योंकि होता क्या है, लास्ट मिनट में क्या कहते हैं, मान लिया कोई संपादक है और उसने बोला हाँ हाँ दे देंगे तुमको लेटर ऑफ, उसी बीच में उसको 4 वो आ गया, फोन आ गया 4 और पत्रकारों का, उसने भी क्या, तो कहेगा कि तो वो 3 लोगों को और कमिट कर लिया। तो फिर क्या होता है कि अब एप्लीकेशन जाएगा और 4 पे जाएगा, तो उसमें बेस्ट वाला जो होगा उसी को वो देखेगा, या उसका मन बदल गया,
उसका मन बदल गया। तो जितना जल्दी अप्लाई कर सकते हैं, अर्ली अप्लाई कर सकते हैं, वो अप्लाई करें तो अच्छा रहता है। इंतजार ना करें मेरी तरह से कि आखिरी में वो आएगा तो हम अप्लाई करेंगे या करेंगे। अभी एक की बात है कि मैं एक अवार्ड उसमें था, तो एप्लीकेशन आ ही नहीं रहे थे, तो और जो लोग थे कमिटी में है, हमारी कमिटी में, उनको बड़ी एंजाइटी हो रही थी कि यार ये नहीं हो रहा है, डेट एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये वो बहुत। हमने कहा भाई रुक जाइए, लास्ट डे का रुक जाइए। तो उन्होंने कहा मेरा अनुभव है, मैं ये तो जितने एप्लीकेशन 2 महीने में नहीं आए थे उतने उससे ज्यादा एप्लीकेशन लास्ट डे में आए। और हमें पता है, और जो लास्ट डे में एप्लीकेशन आते हैं, जो मिड में एप्लीकेशन आते हैं, वो बेहतर एप्लीकेशन आते हैं। और बहुत सारे लोग जो है ना एप्लीकेशन तैयार कर रखते हैं, मुहूर्त में लास्ट मिनट में ही वो बटन दबाएंगे। हाँ, तो उसको वो करें, क्योंकि आप भूल सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकते हैं, तो एडवांस में अप्लाई करें तो ज्यादा बेहतर रहता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट हो गया ना? अगर कुछ है तो। नहीं है, कुछ नहीं है ना। नहीं, हाँ, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्योंकि ये आपको उसमें आसानी होती है अपना पिच बनाने में, स्टोरी आइडिया डेवलप में करने में बहुत आसानी होता है। कि रिलेवेंस, पहला चीज की रिलेवेंस क्या है, दूसरा क्या है कि एंगल क्या है, तीसरा इम्पैक्ट, और तीसरा की स्टोरी टेलिंग। इन चीजों का ध्यान रखना कि किस आधार पर जज करेंगे। अलग अलग जगह में अलग अलग चीजों का, कहीं डाइवर्सिटी पे होता है कि उनको देखना है कि अलग अलग उससे कवर करना है। तो जजिंग क्राइटेरिया को सामने रखना बहुत जरूरी है ये करते हुए। आगे बस। तो ये चीजें थी, मुझे लगता है बहुत ज्यादा बोरिंग कर दिया है। तो अब अगर आप लोगों के सवाल हो तो कुछ कि जब हम गए तो वहाँ पे जब हमने कहा कि भाई इलेक्शन कमीशन ऐसा ऐसा कुछ कर रहा है, तो क्या दिक्कत है, तो बोला कि जो नहीं हमारे पास आधार कार्ड है, हमको क्या दिक्कत होगी, कायदे से स्टोरी वहाँ खत्म हो जानी चाहिए, भाई कोई दिक्कत ही नहीं, तो स्टोरी कहाँ से आ गई। जब हमने पूछा कि देखिए 11 तरह के ये डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, इनमें से अगर डॉक्यूमेंट नहीं देंगे तो आपका नाम वोटर लिस्ट से कट सकता है, तब जाके वो बहुत टेंशन में आ गए, भाई हमारा नाम कट जाएगा तो हमको राशन नहीं मिलेगा, हम भारत के नागरिक नहीं हो पाएंगे, बहुत सारी हमारी सुविधाएं खत्म हो जाएंगी। तो इससे पता चलता है कि स्टोरी, आप सवाल कैसा करते हैं, आप किस तरह के सवाल पूछते हैं लोगों से, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी स्टोरी कैसे निकल के आएगी। ठीक है, तो ये 2 चीजें थी। अब इस पे भी एक चीज मुझे बस ऐड करना था एक उदाहरण के साथ, कि इस पे भी बहुत डिपेंड करता है कि आपका सोर्स क्या है। आप सबको याद होगा जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी हुई, तो एक पत्रकार ने, मतलब टीवी पत्रकार ने, मैं उसको टीवी पत्रकार कहूँ, टीवी एंकर, टीवी पत्रकार भी नहीं कहूंगा, टीवी एंकर ने कहा कि उसमें जो है चिप लगा है। तो सवाल ये उठता है कि ये इसका सोर्स क्या था, इसका स्रोत क्या था, कि कौन कह रहा है। हाँ, तो अगर वो बात फाइनेंस मिनिस्ट्री कह रही है, जो कि नोट छापने का, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तभी आप उसको ऑथेंटिक मानेंगे। ऐसा नहीं है कि मेहताब आलम ने कह दिया, निधि जामवाल ने कह दिया, या कोई व्यक्ति जो थोड़ा जानकार है वित्तीय मुद्दों का, वो नहीं चलेगा। इसलिए आप जानते थे है कि पहले क्या होता था, और इसमें भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, जैसे प्रणब मुखर्जी मरे नहीं थे और राजेंद्र सरदेसाई ने डिक्लेयर कर दिया। तो होता क्या है कि जब तक और इसलिए इंडिया में तो नहीं, जो लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानक है, उसमें अगर आप ये खबर लिख रहे हैं कि फलाने लोग, मतलब इतने व्यक्ति मर गए या वो व्यक्ति मारा गया, तो जब तक वो बात आप नहीं कह सकते, इवन इफ आप देख रहे हैं उसको, जब तक डॉक्टर नहीं उसको सर्टिफाई करेगा कि मर गया है या उसकी मृत्यु हो गई, तब तक वो नहीं हो। इसलिए आप देखते होंगे कि आजकल जब भी कोई युद्ध होता है या इस तरह की कोई घटना होती है, मुठभेड़ वगैरह होती है, तो उसमें स्टोरी में ये हेडलाइन लगा जाती है कि इतने लोगों के मारे जाने की संभावना, आशंका, हाँ, फियर्ड या आशंका, इस तरह से लगाया जाता, तो उसको ही वो करने। तो सोर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका सोर्स क्या है, और ये चीज, और प्रत्यक्षदर्शियों का
क्या नाम है कि जिन्होंने प्रत्यक्षदर्शियों का इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये करना। तो अब हम थोड़ा सा पहले हम सोच रहे थे कि पहले ग्रांट राइटिंग के बारे में बात करेंगे और फिर पिचिंग के बारे में बात करेंगे, लेकिन हम पीछे से चलते हैं क्योंकि अभी उसकी बात हुई थी कि हाँ, तो सबसे लास्ट वाले स्लाइड पे चले जाइए। तो हाँ, यहां से शुरू करते हैं। जैसे अभी एक सवाल आया था कि जो वीडियो होगा उसका क्या स्टाइल होगा, नहीं होगा। तो आप जहां भी लेकिन शायद इससे पहले एक बात हम करना चाहते थे जो हम और उमेश जी डिस्कस कर रहे थे कि देखिए, कहीं भी कोई चीज छपती है उसके 3-4 तरीके होते हैं। एक तरीका तो वो होता है कि जो स्टाफ राइटर लिखता है, उसको उस काम के लिए असाइन किया जाता है, वो लिखा है, तो वो एक तरीका होता है। और दूसरा होता है कि फ्रीलांसर्स की स्टोरीज छपती है कहीं, उसमें भी ब्रॉडली 2 तरीके होते हैं। एक, जो वो मीडिया संस्थान खुद कमीशन करते हैं कि आपको पता है कि उनको स्टोरी चाहिए तमिलनाडु में और वो, हाँ, और दूसरा ये है कि आप पिच करते हैं उस संस्थान। तो ये हम जो जिस उसकी बात कर रहे हैं वो दूसरे उसकी बात कर रहे हैं कि आप पिच करेंगे और उसमें किन चीजों का ख्याल रखना है। इसमें एक बुनियादी बात समझने की यह है कि जब वो आपको कमीशन करते हैं तो आप ये समझिए 95 से 100% चांसेस है कि वो स्टोरी छप जाएगी। अगर नहीं भी छपी तो उम्मीद है कि आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर ये उल्टा होता है, जैसे हम कहते हैं ना, कुआं प्यासे के पास जाएगा, प्यासा कुआं के पास आ जाएगा, तो लेकिन अगर वही आप पिच करते हैं, चाहे जैसी भी स्टोरी हो, तो आप ये कह सकते हैं कि 95, ये ऐसा हो सकता है कि 95% चांस हो कि आप सब कुछ कर दें तब भी स्टोरी ना छपे, पैसा ना मिले। तो ये स्थिति है और इसीलिए इसमें ज्यादा तैयारी की, ज्यादा चीजों के ध्यान रखने की जरूरत है। इसमें सबसे अहम बात जो समझने की है वो, और सबसे पहली बात जो समझने की है, जहां भी आप पिच करना चाह रहे हैं वहां वो प्लेटफॉर्म क्या है, क्या चीजें कवर करता है, किन मुद्दों पे कवर करता है, वो जब तक आप नहीं समझेंगे और आप पिच करते रहेंगे तब तक आपका पिच किसी काम नहीं आएगा। जैसे एक चीज, जैसे पिचिंग में ये होता है कि बहुत, अभी रोहित ने भी बात की थी कि फाइंड योर नीश, इसकी बात हुई थी ना। एक वजह है जिसकी वजह से हम डाउन टू अर्थ पढ़ते हैं, एक वजह है जिसकी वजह से हम न्यूज मिनट पढ़ते हैं, एक वजह है जिसकी वजह से हम माई मीडिया पढ़ते हैं, एक वजह है जिसकी वजह से हम फाइनेंशियल टाइम्स या इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़ते हैं। हाँ, तो हर चीज के लिए सबको अपना अपना नीश बनाना है और उसी के तहत चीजें होती हैं। तो अब सवाल है कि मान लिया कि मैं दिल्ली में रहता हूं और मैं मीडिया के लिए एक स्टोरी पिच करना चाहता हूं, तो मैं मीडिया तो सिर्फ सीमांचल और उससे सटे हुए जो बंगाल के इलाके हैं उसी को कवर करता है। तो यह है कि स्टोरी नहीं, क्या स्टोरी होगी, लेकिन स्टोरी हो सकती है अगर हम उसको इस तरह से करना चाहें कि मान लिया हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में जो किशनगंज के मजदूर रहते हैं या सीमांचल के मजदूर रहते हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, वो जो चीजें फेस कर रहे हैं, हम उस पर एक स्टोरी कर सकते हैं और फिर वो जो है वो स्टोरी मैं मीडिया के लिए रेलेवेंट हो जाती है। तो अगर हम ये समझ लें कि वो क्या, अगर प्लेटफॉर्म की समझ आ जाए, इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि जब आप इंस्टाग्राम पर चीजें पोस्ट करते हैं तो आपको पता है कि वहां फोटो ज्यादा चलता है। आप कुछ लिखना भी चाहते हैं तो उसको फोटो में कन्वर्ट करके करते हैं, उससे ज्यादा आप वीडियो, पता है कि वीडियो ज्यादा चलता है, लोग रील स्टोरीज ज्यादा देखते हैं। तो आप अपने कंटेंट को उस तरह से बनाते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। ट्विटर पर आपको पता है इतने ही कैरेक्टर्स में चीजें आप लिख सकते हैं, उससे ज्यादा होता है तो आप उसका फोटो बना लेते हैं, फिर उसको टैग करते हैं और उस तरह से करते हैं। आपको पता है कि अगर बड़ा, और ये चीजें शुरू में पहले से ही ध्यान रखने की जरूरत है, मतलब जब आप शूट भी नहीं करते हैं, जब आप लिख भी नहीं रहे, ये सब पहले जरूरत है। कि जैसे आप ये देखिए, यूट्यूब है, यूट्यूब पर आपको पता है 2 तरह से होता है, एक होता है शॉर्ट्स और एक होता है लंबी स्टोरी। तो अगर आप मान लिया आपने हॉरिजॉन्टल में शूट कर लिया और आप फिर उसका जाकर के आप शॉर्ट बनाना चाहते हैं, तो बहुत मतलब भद्दा होता है और मतलब सही से नहीं देखा जाता है।
तो ये चीजें, इसलिए प्लेटफॉर्म का समझना, जिस भी प्लेटफॉर्म में आप पिच कर रहे हैं, वो उसका स्टाइल क्या है, वो ड्यूरेशन क्या है, लेंथ क्या है। जैसे तंजील ने ये कहा कि 1000 से, मतलब जब तक बात मुकम्मल हो रही हो, अगर 800 वर्ड में हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा फेलोशिप में होता है। मैं जिस फेलोशिप का मैनेजिंग एडिटर था, उसमें हमने 40,000 शब्दों की भी स्टोरी छापी है, 40,000 शब्द की स्टोरी छापी है। लेकिन हम ये कहते थे कि कम से कम 800 वर्ड से 1200 वर्ड्स, लेकिन वो सब नहीं छापते। तो अलग अलग स्टोरीज की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, और उसमें फिर असर, तो ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेहताब जी ने जो कुछ कहा स्टोरी को लेके कि मतलब इंडिया में 10 तरह के वेबसाइट्स हैं, उनका टेस्ट अलग अलग है। उसको लेके मेरे एक बहुत मित्र हैं करीबी, वो उसको एक बहुत मोटे उदाहरण से समझाते हैं कि समझिए कि रिपोर्टर जो फ्रीलांस जर्नलिस्ट जो वो कसाई है, उसके पास एक बकरा है, और उस बकरे का सर किसी को पसंद है वो सर उसको बेचेगा, पैर किसी को पसंद है वो पैर किसी और को बेचेगा, रान किसी और को बेचेगा। तो मीडिया हाउसेस हमारे लिए वो ग्राहक हैं जिनको हम बकरा बेचना है हमको, ठीक है। तो आपको वायर का टेस्ट समझना पड़ेगा, उन सबको वेबसाइट को पढ़ेंगे तो आपको टेस्ट समझ में आ जाएगा कि किसको क्या पसंद है, आप उस हिसाब से आप पिच बनाएंगे और भेजेंगे उनको, ठीक है। अब बात आती है स्टोरी क्या है। तो अभी कल मेरे एक साथी हैं इसी में से, उन्होंने कहा कि भाई हमारे गांव में एक नदी है वो सूख गई है, उस पर हम स्टोरी करना चाह रहे हैं। तो हमने कहा उसमें स्टोरी क्या है, अगर सूख गई है ठीक है, हो सकता है 100 नदियाँ हैं, एक नदी सूख गई, क्या दिक्कत है। उसमें स्टोरी तभी है जब वो क्या उस सूखने से क्या असर पड़ रहा है लोगों के ऊपर, मछुआरे उससे प्रभावित हो रहे हैं, उस गांव में मान लीजिए कि सिंचाई की दिक्कत आ गई है क्योंकि नदी से पानी पहुंच नहीं रहा है, मछुआरों की दिक्कत है, वाइल्ड लाइफ वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी उसकी दिक्कत है। तो अगर ये सब इम्पैक्ट है तब वो स्टोरी है, नदी सूख गई तो वो कोई स्टोरी नहीं है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आप स्टोरी आइडिया जो आपके जहन में आ रहा है उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, उससे प्रभावित कौन हो रहा है ना। तब आपको समझ में आया कि हाँ भाई ये स्टोरी बन सकती है। अदरवाइज कोई इंसिडेंट हो रहा है, मान लीजिए अगर कोई करंट न्यूज़ है, समझ लीजिए कि कहीं हत्या हो गई या कहीं मर्डर कुछ भी हो गया, कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, तो वो उसका सेल्फ लाइफ कम होता है। तो जो फ्रीलांसर होते हैं उनके लिए कोई स्टोरी नहीं होती है, वो कोई लेगा भी नहीं। अगर वो इंसिडेंट बहुत हो रहे हैं, डेटा अगर आपके पास है, फिर वो स्टोरी बन जाती है कि भाई इतने दिनों में इतनी सारी घटनाएं हो गई हैं, या उसमें कहीं कहीं लूप होल्स है, या रोड खराब है, या वहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं है, ट्रैफिक पुलिस नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होती है उसमें। तो ये वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो वही है कि मतलब वो जो कहानी आप कहना चाह रहे हो वो ज़रूरी क्यों है। तो जरूर वो तभी होगी जब वो लार्ज स्केल पे बहुत बड़ी आबादी को प्रभावित कर रही होगी, तभी वो स्टोरी होगी, है ना। अगर किसी को प्रभावित नहीं करे तो वो स्टोरी नहीं है। वो एक इम्पैक्ट क्या हो रहा है, उसका प्रभाव क्या हो रहा है, और इफ देयर इज एनी पैटर्न, मतलब जो हो रहा है वो उसमें एक पैटर्न है, वो तब वो स्टोरी बनती है। उसमें एक चीज जैसे, और ये सवाल ये इसलिए भी अहम है कि सिर्फ घटना की रिपोर्टिंग नहीं, क्योंकि हम जब पिचिंग की बात करते हैं या इस तरह की बात करते हैं तो हम ये स्पेशल स्टोरीज की बात है, हाँ, ये डे टू डे वाली स्टोरी नहीं है। और आज के समय में इस चीज का ध्यान रखना इसलिए भी अहम है क्योंकि ये जो चीजें आप बता रहे हैं वो तो व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंच चुका है ऑलरेडी। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि अगला सवाल है, कि आप वैल्यू ऐड क्या कर रहे हैं, क्या नया कह रहे हैं उसमें जो आपका पाठक नहीं जानता है, क्या उसमें नई बात है। तो वैल्यू एडिशन का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू एड। अच्छा, कुछ लोग चालाकी करते हैं। चालाकी ये करते हैं कि उनको लगता है कि दिल्ली में जो बैठा हुआ संपादक है वो बिल्कुल चिरकुट है, उसको कुछ नहीं पता कि सीमांचल में क्या हो रहा है। हाँ, तो वो फिर ये होता है। लेकिन ये नहीं कि हर चीज आजकल गूगल पर, परप्लेक्सिटी पर और 50 जगह अवेलेबल है। तो मैं जब संपादन करता था तो यही होता था कि बहुत काबिल लोग जो है स्टोरी आइडिया पिच करते थे, तो हम भी बेवकूफ हैं कि वो स्टोरी आइडिया कॉपी किया और गूगल में डाल दिया और पता चला कि इस पर 4 स्टोरी हो चुकी है। हाँ, तो सामने वाले को बेवकूफ समझना थोड़ा सा
बंद करना चाहिए। अगर वो संपादक है तो शायद किसी वजह से संपादक है, हाँ, कभी वो भी रिपोर्टर रहा होगा, सास भी तो कभी बहुत थी ना टाइप से। तो वो चीज है, उसका ध्यान रखना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्टोरी हो चुकी है, जो खबर हो चुकी है, उसमें कोई दूसरी खबर नहीं हो सकती है। फॉलोअप स्टोरीज हो सकती है। मसलन कि 2008 में बिहार में बहुत प्रलयकारी मतलब वो बाढ़ है, तो हर साल उस पर स्टोरी हो सकती है। हाँ, तो फॉलो अप स्टोरीज भी हो सकती है और वैल्यू एडिशन वाली स्टोरी भी हो सकती है। तो वो जब आप करेंगे, आप तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप देखें कि कौन सी स्टोरीज ऑलरेडी हो चुकी है, क्या क्या हो चुका है। और इसलिए बहुत अहम है कि अगर आप मैं मीडिया को कोई स्टोरी पिच कर रहे हैं तो पिच करने से पहले आप देख लें, और बहुत आसान है कि आप कीवर्ड्स डालें, सर्च करें, देखें कि इस पर कोई स्टोरी हुई है क्या नहीं। अगर वो हो गई है तो देखिए उसमें क्या मिसिंग है जो आप ऐड कर रहे हैं, क्या नया ला रहे हैं, और उस पर फोकस करें बजाय इसके क्योंकि हम कई दफा ये करते हैं कि पन्ने काले करने के चक्कर में या ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स लिखने के चक्कर में हम क्या करते हैं, बहुत लंबा लंबा बैकग्राउंड उससे बना दें। तो उससे अच्छा तरीका ये है कि आप उसको हाइपर लिंक कर दें। ऑनलाइन में तो बहुत आसान है, और उससे तो इसका ध्यान रखना कि वैल्यू एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट विला इन स्टोरीज में। फॉर्मेट पर तो बात कर ही दिए थे, फॉर्मेट पर थोड़ा और भी तो बात हो सकती उसमें है। एक चीज जो हम बस जोड़ना चाहेंगे कि कई बार स्टोरी जो है वो स्टोरी खुद ही तय करती है को जो कितने शब्दों में वो सिमट जाएगी, ये आप नहीं तय कर सकते। आप नहीं तय कर सकते कोई स्टोरी 800 शब्द में हो जाए। मैं जब लिखने बैठता हूँ तो मेरी स्टोरी 3-3 हज़ार शब्द की चली जाती है, और जब एडिट पे जाता है तो उसमें एक शब्द भी नहीं काटते हैं वो लोग। मतलब एडिटर तो हम ये समझते हैं कि एडिटर हमसे ज़्यादा काबिल होगा, तो वो काटते नहीं है। इसका मतलब ये है कि स्टोरी वो चाहती है कि जो हम इतनी लंबी हों, तो कई बार आप 800 में या 1200 में या 1500 में किसी स्टोरी को नहीं समेट सकते हैं। वो लेंथ वो कई बार स्टोरी तय कर लेती है खुद ही। और उस पर भी डिपेंड करता है कि उस स्टोरी का या उस पब्लिकेशन का रीडर कहाँ है। हाँ, तो कहीं पर हो सकता है कि मैं सीमांचल में बैठा हूं और सीमांचल की स्टोरी पढ़ रहा हूं, तो हो सकता है कि हमको बहुत सारी चीजें पता हो, लेकिन जो व्यक्ति जो सीमांचल का रहने वाला है और अमेरिका में बैठा हुआ है या दिल्ली में बैठा हुआ है, वो डे टू डे की चीजों से नहीं वाकिफ होगा। तो अगर वो खबर कहीं एक नेशनल पब्लिकेशन में छप रही है तो आपको कॉन्टेक्स्ट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। और इसीलिए अगेन बैक टू द क्वेश्चन, मतलब जो पहला पॉइंट है कि नो योर प्लेटफॉर्म, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको उसको जानना जरूरी है। अब लेंथ और फॉर्मेट पर थोड़ा बात कर लें। लेंथ और फॉर्मेट पर एक तो यह है कि कहीं कहीं स्ट्रिक्ट है कि हमको इतने ही शब्दों में चाहिए, कहीं कहीं है कि इतने शब्दों में चाहिए, तो उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर ये क्या होगा कि आप बहुत सा उसी हिसाब से मटेरियल इकट्ठा करेंगे। और फॉर्मेट भी कि फॉर्मेट सिर्फ टेक्स्ट है कि वो आपसे फोटो भी मांग रहे हैं, ऑडियो भी मांग रहे हैं, वीडियो भी मांग रहे हैं, तो वो समझना भी शुरू में, ताकि आपको पहले पता हो कि आप जब फील्ड में जा रहे हैं तो आपको पता हो कि इसका ऑडियो भी मांगा जाएगा, तो ऑडियो आप रिकॉर्ड करेंगे, इंश्योर करेंगे कि ऑडियो हो आपके पास, वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, तो वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट भी क्या है, फॉर्मेट में है कि बहुत सारे तरीके होते हैं लिखने के। लिखने का एक तरीका ये होता है कि फर्स्ट पर्सन में लिख रहे हैं, लिखने का ये तरीका होता है कि वो आप बताएंगे कि उसमें ये चीजें चाहिए ही होगी। अच्छा, पिचिंग के बारे में यह है कि एक तो होता है कि आप जब ईमेल लिख करके पिचिंग करते हैं कि मैं ये हूं, मेरा नाम ये है और मैं ये स्टोरी करना चाहता हूं, इसका रेलेवेंस ये है और उसका लेंथ ये होगा, उसका फॉर्मेट ये होगा, मैं उसमें इन लोगों से बात करूंगा, ये कैरेक्टर्स होंगे, एक्सपर्ट ये होगा, ये होंगे, वो सारी चीजें लिखेंगे, और ये स्टोरी मैं इतने समय में 24 घंटे में, 48 घंटे में, हफ्ते के आखिर तक दूंगा, और उसके लिए मुझे इतना कंपनसेशन चाहिए। एक तो ये फॉर्मेट होता है जो आप ईमेल में लिख करके देते हैं, अपने इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं और कंपनसेशन और फी से वो बताते हैं कि आप हमें वो कर दीजिए। दूसरा ये होता है कि कई सारे पब्लिकेशन का एक फॉर्मेट होता है और उस फॉर्मेट को आपको फिल करना पड़ता है। हाँ, उसमें वो चीजें पूछते हैं, तो ये पता भी होना चाहिए कि अगर किसी उसका क्या नाम है किसी
पब्लिकेशन का कोई फॉर्मेट है क्या? आमतौर पर ये जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था मीडिया संस्थान होते हैं उनका एक फॉर्मेट होता है, उसी में आप फिल कर सकते हैं, या ऑनलाइन होता है। तो इसका ध्यान रखना भी बहुत जरूरत है। कैरेक्टर्स की बात की, आप किससे बात करेंगे, कौन एक्सपर्ट होगा, कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, वो सारी चीजें आपको बतानी होगी। कम से कम टेंटेटिव, ऐसा नहीं है कि उसको लगे, सामने वाले को लगे कि ये तो बिल्कुल तैयार ही नहीं है, हवा में बात कर रहा है। हाँ, क्योंकि ये समझिए कि एक संपादक के पास या एक मीडिया संस्थान के पास आप उनकी प्रायोरिटी नहीं है, ये बहुत क्लियर हो, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी काम तय है। और ये इस लिहाज से भी, क्योंकि हम और आप जिस तरह की स्टोरीज कर रहे हैं वो कोई हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया में तो नहीं छप रही जिनके पास बड़ा अमला है। छोटी संस्थानों में, इंडिपेंडेंट जो संस्थान है उन्हीं में ये चीजें छप रही हैं, और उन्हीं के पास वही अपलोड भी कर रहा है, वहां भी शॉर्ट स्टाफिंग है। और उनका अपना डेली का टारगेट है, तो उनके पास इतना समय नहीं है कि आपकी स्टोरी में वो इन्वेस्ट कर सके, हर चीज कर सके। तो उनको जितना पका पकाया हुआ माल मिल जाए, रिलायबल मिल जाए, इसलिए तो कई दफा ये होता है कि उमेश जी एक स्टोरी भेजेंगे तो हो सकता है वो 7 घंटे में छप जाए। हाँ, लेकिन अगर मेरा वहां से संपर्क नहीं तो हो सकता है कि उस स्टोरी को छपने में 7 दिन 10 दिन भी लग जाए। हाँ, क्योंकि एक संपर्क है। हाँ, तो उनको पता है कि उमेश जी की जो चीजें भेजेंगे उसमें हमको वेरीफाई नहीं करना पड़ेगा। एक वो है, इनको स्टाइल पता है, जब लिखेंगे कि हाँ आउटलुक के लिख रहे हैं तो उनको भाई ऐसा ही लिखना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा एंड अदर सोर्सेस। तो इसमें डेटा, सोर्सेस और कैरेक्टर्स, ये तीनों हम एक साथ ही ले लेते हैं। तो जब आप स्टोरी आइडिया डेवलप करते हैं तो ऐसा नहीं कि आप एक लाइन में लिख दिए कि भैया हम इंसिडेंट पे स्टोरी कर रहे हैं, तो वो नहीं चलेगा। स्टोरी आइडिया जब आप डेवलप करेंगे, 200, 300, 400 शब्द का जो स्टोरी आइडिया बनाएंगे, उसमें आपको डेटा डालना है, कैरेक्टर्स डालने हैं। अगर कैरेक्टर्स के नाम पता है, नाम डालिए, उनके एक आध कोट्स ले लीजिए, एक्सपर्ट्स के कोट ले लीजिए, क्योंकि कोई भी मीडिया संस्थान है वो ये देखना, आपके पिच जब देखेगा तो वो उसको भरोसा होना चाहिए कि जो आपने उस पर ऑलरेडी काम किया हुआ है। या फेलोशिप के लिए भी जब आप अप्लाई करेंगे, ईजीएन है, खासकर मैं ईजीएन की बात कर रहा हूँ क्योंकि उनके साथ पार्टनरशिप भी है और मुझे रिसेंटली एक फेलोशिप भी मिला है। तो जब मैंने पिच भेजा था उसमें मैंने 2-3 कैरेक्टर से बात किया था, जो ग्राउंड पे जो प्रभावित लोग हैं, बाढ़ प्रभावित, उनसे बात किया था, एक्सपर्ट से बात किया था, उसमें डेटा मैंने डाला था, तब फिर वो पिच एक्सेप्ट हुआ। तो आप पिच का मतलब ये नहीं कि एक लाइन में आप कुछ लिख दिए कि भाई इस पर हम एक स्टोरी करेंगे। आप उसमें कैरेक्टर ढूंढिए, कैरेक्टर से बात करिए, एक्सपर्ट से बात करके डेटा डालिए, एक ऑलमोस्ट तैयार एक स्टोरी होनी चाहिए 300-400 शब्द की, तब जाके वो फिर कंसीडर करेंगे आपके पिच को। उसके बाद अगर भरोसा बन गया तब तो आप एक लाइन का व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे। आप एक लाइन में लिख दे कि ये हमारे पास स्टोरी, ये करना चाहिए, बोलेंगे हाँ हाँ कर लो, लेकिन पहले आपको वो भरोसा जमाना पड़ेगा। और उसके लिए जरूरी कि आपका जो पिच हो बहुत ही स्ट्रांग पिच हो, ताकि उनको लगे कि ये आदमी वो स्टडी किया हुआ है, ग्राउंड पे गया हुआ है, लोगों से बात किया हुआ है, तो कन्विंस हो गया तो फिर बात बन जाती है। तो अब अगली चीज जो है वो टाइमलाइन। टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा नहीं है कि आप स्टोरी पिच कर देंगे और वो एक इंपॉर्टेंट स्टोरी और कहें कि आप 1 हफ्ते बाद देंगे, तो एक रियलिस्टिक टाइमलाइन दें। हाँ, रियलिस्टिक टाइमलाइन दें कि आप 24 घंटे, 48 घंटे, और किसी वजह से अगर आप वो टाइमलाइन नहीं मीट कर पा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि 48वें घंटे में आप उनको लिखें कि मैं स्टोरी नहीं सबमिट कर पाया उनको। क्योंकि होता क्या है कि जब आप स्टोरी पिच करते हैं, सब कुछ होते हैं, तो शेड्यूलिंग भी शुरू हो जाती है कि ये स्टोरी इस वक्त के लिए शेड्यूल। ऐसा नहीं है कि वेबसाइट है तो उसमें कुछ नहीं होता है, पेजेस सिर्फ अखबार में ही होता है कि पेजेस बनेंगे, हाँ, पेज के लिए जगह रखा जाता है। तो इसका ध्यान रखें कि कम से कम अगर आप स्टोरी नहीं हो रही और तो आपको पता हो जाता है ना कि ये नहीं हो रहा है, तो आप 8 घंटे पहले, अगर 48 घंटे का मामला है तो कम से कम 8 घंटे पहले, इतना तो कम से कम वो इसका ख्याल रखें। और टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा, या फिर कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आपको ये स्टोरी कितनी देर में चाहिए, तो ये, और फिर उसमें बताएं कि हम इतने में दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ताकि बाद में आपको रोना पड़े,
शुरू में ही अपफ्रंट बात कर लीजिए कि आप कितना पैसा देंगे या आपको कितना पैसा चाहिए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसमें ये आप ये कह लीजिए कि भला है या बुरा है, जो कुछ भी है, यह है कि शुरुआत में आप बहुत ज्यादा मतलब डिमांडिंग नहीं हो सकते। मैं इसको कोई बहुत अच्छी बात नहीं मानता हूं, लेकिन हकीकत यही है। तो लेकिन जो कुछ भी हो, बात शुरू में ही हो जाए, ताकि बाद में कोई उस तरह की समस्या नहीं आए कि आपको कितना चाहिए, आपको टोटल भी चाहिए या ट्रैवल के लिए चाहिए। वो सारी चीजें उसका ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ओवरऑल कुछ बातें थी। एक दो बात और है जो ध्यान रखें कि जब आप पिच करें तो एक दो चीज का तो ये है कि कोशिश करें कि जितना मतलब उस व्यक्ति को पिच करें जो उसका इंचार्ज है। रैंडमली एडिट एट द रेट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन और दैट ऑर्गेनाइजेशन पर ना करें। तो थोड़ी मेहनत करें, हाँ, कि उस व्यक्ति को, जैसे अगर आप कोई ओपिनियन पीस लिखना चाह रहे हैं और वो पिच आपने सिटी एडिटर को भेज दिया तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि सिटी एडिटर अगर फॉरवर्ड भी कर देगा तो ओपिनियंस एडिटर का अपना ईगो है, वो बोलेगा कि हमको क्यों नहीं भेजा डायरेक्ट, ये इधर से क्यों आ रहा है। तो वो चीज है। तो कोशिश करें कि आप जो कंसर्न व्यक्ति है, हाँ, मान लिया कि काम डीएम का है, आपको कोड बाइट डीएम का चाहिए और चले जाएं आप तहसीलदार के पास, तो इट डज नॉट मेक सेंस ना। तो आप उस व्यक्ति को पिच करें जो कि उसका डिसीजन, उसके लिए डिसीजन ले सकता है। इसका पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि कई दफा मैं देखता हूं कि भाई लोग पिच करते हैं और उसके आधे घंटे में एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको जवाब आ जाए। हाँ, और मैं तो ऐसे लोगों को झेल चुका हूं कि वो पिच करेंगे, पहले क्या करेंगे कि पहले व्हाट्सएप पर पिच करेंगे, फिर ईमेल पे पिच करेंगे, फिर फेसबुक पर कनेक्टेड है तो पिच करेंगे। तो ये बेसिकली आप इरिटेट कर रहे हैं, आपको समय देना पड़ेगा। मैं पहले भी कह चुका कि जिन संस्थानों में आपकी स्टोरी छपेगी वो पहले से ही शॉर्ट स्टाफ है, उसके साथ ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हो रही। तो ऐसा ना करें बराए मेहरबानी। और कुछ दिन होते हैं जिसमें उन दिनों में आप पिच ना करें तो ज्यादा बेहतर है। ऐसा सैटरडे को कभी फ्राइडे सेकंड हाफ में पिच ना करें। अगर फ्राइडे सेकंड हाफ में आप पिच कर रहे हैं तो उम्मीद करें कि आपको जवाब मंगल को या सोमवार के सेकंड हाफ में मिलेगा, क्योंकि सैटरडे संडे लोग नहीं है, और मंडे को उनके पास ऑलरेडी बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं। तो इतना आपको समय देना पड़ेगा। तो इसीलिए ऐसी चीजों में चीजें पिच ना करें अनटिल अनलेस आपका एक संपर्क बन गया हो, सारी चीजें हो, तो उसका ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें हैं, और बाकी तो ट्रायल एंड एरर है। जैसे जैसे करेंगे समझेंगे वो सारी चीजें होती रहेंगी। और जब आप पहली बार पिच कर रहे हो तो कोशिश करें कि अगर आपके पास कुछ पब्लिश्ड काम है, और अगर तो वो भी दे कि आपने यहाँ रिपोर्ट किया है या ये चीज, ये लिंक है, इस तरह की चीज है, तो फिर वो उसको सामने वाला, या आपका कोई लिंक्डइन प्रोफाइल हो या इस तरह का प्रोफाइल हो जो कि आपके प्रोफेशनल इंटीग्रिटी या प्रोफेशनल उसको स्टैब्लिश करता हो, वो हो, ताकि सामने वाले को अंदाजा हो सके कि आप कौन हैं, आपका लोकस मतलब आपकी इंटीग्रिटी क्या है, उसमें आसानी हो। और इस पे एक बात और हम बस ऐड करना चाहेंगे कि जब आप स्टोरी भेज दे रहे हैं, आपने पिच भेजा, पिच एक्सेप्ट हो गया, आपने स्टोरी भेज दी, तो तब आपका काम खत्म नहीं हो जाता है। उसके बाद फिर एडिटिंग का काम शुरू होता है। अगर कोई मीडिया संस्थान है जो रिगरस एडिटिंग करता है, तो उसमें आपको हफ्ते भर एडिटिंग चल सकता है। उसमें 100 सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं उस स्टोरी के रिलेटेड। तो मतलब स्टोरी भेज दिया, आपको लग रहा है कि अब छप जाएगी, तो वैसा नहीं हो सकता। आपको इसके लिए भी तैयार रहना पड़ा कि हो सकता है कि जब स्टोरी एडिटिंग में जाए तो आपसे कुछ एडिशनल क्वेश्चन आपसे पूछे जाए कि भाई इस कैरेक्टर से बात क्या है, बताइए इसके फैमिली में कितने लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनकी उम्र क्या होगी, या आपसे ये पूछा जाए कि भाई ये जो डेटा दिया है आपने, इसमें ये वाला भी डेटा निकाल के दीजिए, या इसमें एक और ऑफिशियल कोड हमको चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें रिवर्क आपको करना पड़ेगा, उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस भेज दिया फिर सो गए कि अब तो कल छप ही जाएगी हमारी स्टोरी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है।
और एक और चीज़ जो मतलब हम तो 3-4 साल 5-6 साल से कर रहे हैं फ्रीलांसिंग। बहुत सारे लोग का मेरे पास मैसेज आता है या फ़ोन आता है कि भाई कि सर हम स्टोरी लिख लिए हैं, बताइए कहाँ भेज दें कि छप जाए। तो ऐसा नहीं होता है कि आप स्टोरी लिख देंगे और कोई छाप देगा। किसी के पास ना उतना फालतू का पैसा है, ना उतना किसी के पास उतना वेल्ला है वो कि आप भेज देंगे और छाप देगा वो स्टैंडर्ड तरीका यही कि आप पिच बना के भेजिए। फिर पिच पर वो हो सकता है कि वो पिच इसीलिए मांगते हैं कि उनको हो सकता है कि उनको ये लगे कि इसमें कुछ दूसरे एंगल से भी हम लोग स्टोरी कर सकते हैं, तो वो आपको सुझाएंगे नहीं नहीं इस एंगल से भी आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो वो तरीका होता है। और पिच पिच से याद आया कि ये भी है कि आप जब जिस वक्त पिच बना रहे होंगे, आपने जाके सर्च भी किया है स्टोरी छपी या नहीं छपी, और आपने उस स्टोरी लिख ली। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कोई किसी का पिच एक्सेप्ट नहीं किया है या किसी को ऑलरेडी असाइन नहीं किया है वो स्टोरी पर उस एंगल से काम करने के लिए। तो इसलिए पिच बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि पिच बना करके भेजेंगे तो वो फिर बता पाएंगे कि नहीं। अच्छा, एक और चीज, यही कई दफा हम लोग ये करते हैं कि हाँ, एक चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कई दफा ये होता है कि एक पिच बनाया हमने, कुछ लोग महानतम होते हैं, वो एक ही पिच जो है वो 3 संपादक को 5 संपादक को भेज दिया। हाँ, और उसमें सब सीसी होते हैं, मतलब हाँ, तो उसमें कोई गलती नहीं। तो वो ये है कि ऐसा कभी मत करें। ये अच्छा प्रैक्टिस नहीं है। वो सामने वाला फिर क्यों रिप्लाई करेगा जब आप 5 देखेगा कि 5 लोगों को भेज दिया गया है यही, तो व्हाट इज एक्सक्लूसिव इन दैट या व्हाट इज न्यूज इन दैट। तो वो इसको अवॉइड करें। अगर उसमें करना भी है तो चालाकी करें थोड़ा, कि बीसीसी टाइप से थोड़ा सा करें। लेकिन मैं अगेन कह रहा हूं कि सामने वाला बिल्कुल वो नहीं है, बेवकूफ नहीं है, तो इसका है। लेकिन इससे भी एक अहम चीज इसका ख्याल रखें कि कई दफा होता है कि आपने पिच किया, 2 घंटे में जवाब नहीं आया, और मैं बहुत अभी भी लोग 2 घंटे के बाद उन्होंने, क्योंकि उधर से कुछ जवाब नहीं आया, दूसरे संपादक को भेज दिया या दूसरे मीडिया संस्थान को भेज दिया। और जब तक उसने पढ़ा और उसने एक्सेप्ट कर लिया, और इधर इसने भी एक्सेप्ट कर लिया, तो अब क्या करेंगे आप? तो क्या होगा कि आप कम से कम, जिसको आप मना कर देंगे, कहेंगे कि हमने ये तो ऑलरेडी यहाँ एक्सेप्ट हो चुका है, तो आप उसके यहाँ से ब्लैक लिस्ट हो गए। फिर कभी आपका वो आप चले गए, उसके मतलब लाल खाते में चले गए। तो उसका एक तरीका यह है कि अगर आपको दूसरी जगह पिच भेजना भी है तो एक तो समय दें, दूसरा ये कि दूसरी जगह पिच भेजने से पहले आप अपना पिच विड्रॉ कर लें, ये कहते हुए कि मैं अब ये पिच कहीं और भेजना चाहता हूं, इसलिए मैं ये विड्रॉ कर रहा हूं। हाँ, एक और चीज ये है कि अगर मान लिया कि कहीं आपने स्टोरी पिच की है, एक्सेप्ट हो गया, स्टोरी पब्लिश, एडिट हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन पब्लिश नहीं हुआ, ये भी एक संभावना है। इसकी संभावना है। आपको पैसा भी मिल गया, इसकी भी संभावना है, लेकिन आप कहेंगे कि यार इतना मेहनत किए थे कि स्टोरी वो है। तो अगर आप वो दूसरी जगह छपवाना चाहते हैं और छप भी जाए, तो आपको इसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इसका पैसा दिया है। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट, बिना वो किए हुए आप नहीं, क्योंकि उन्होंने एडिट किया उस स्टोरी को, सब कुछ किया है, तो इसका ध्यान रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, डेटा के मामले बस एक चीज हम जोड़ेंगे कि अभी जो समय है जिसमें हम लोग ज्यादातर कंटेंट हमारे डिजिटल मीडिया पे जा रहा है, तो जो भी डेटा आप डालेंगे वो डेटा का लिंक जरूर होना चाहिए। हाँ। कोई भी मीडिया हाउस ऐसा डाटा नहीं लेगा जो आप कहेंगे जो हम विभाग में जाके वहां से कागज पे लिख के दे दिया हमको। हाँ। वो डेटा बिल्कुल नहीं चलेगा। तो आपको ऐसा डाटा देना पड़ेगा जिसका लिंक भी हो आपके पास, स्पेशली जो सेकेंडरी डेटा है। हाँ बिल्कुल, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा।